हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे गिनिया वर्म की, जो कि एक तरह का ब्लड नेमेटोड्स होता है। और पर्टिकुलर आज हम लोग पढ़ेंगे खास तरह के वर्म के बारे में, जिसको कहते हैं ड्रैंकनक्यूलस मेडिनेंसिस। ड्रैंकनक्यूलस मेडिनेंसिस। तो आइए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लें। उससे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि ये आप लोगों के बुक में जे ओछी के बुक में पेज नंबर 1039 में ये इसके नोट्स, इंग्लिश नोट्स मिल जाएंगे और हिंदी नोट्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा आप लोग उसको कॉपी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ड्रैंकनक्यूलस मेडिनेंसिस के बारे में। तो ड्रैंकनक्यूलस मेडिनेंसिस का संक्रमण जो है उष्णकटिबंधीय कंट्रीज़ में आमतौर पर देखा जाता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है, जो मुख्यतः उथले तालाबों और कुएं के पानी के माध्यम से उत्पन्न होता है। इस तरह के तालाबों और कुओं में हमको इस तरह के कुछ साइक्लोप्स या कोपीपोड्स देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे वेक्टर्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। इन वेक्टर्स के एब्डोमेन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे वर्म रहते हैं। ये उसी ड्रैंकनक्यूलस मेडिनेंसिस के वर्म ही इसके साइक्लोप्स के गट में मौजूद रहते हैं। जब पानी के साथ कोई व्यक्ति इन छोटे छोटे वेक्टर्स को साथ में पी लेता है तो वेक्टर्स जो है वो गट में जाकर, ह्यूमन स्टमक में जाकर तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लार्वा जो है बहुत सारे रिलीज हो जाते हैं एब्डोमेन में। तो आइए बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले जो चीज़ मैंने बताई कि इस तरह के कुओं में, तालाब में, उथले तालाब में इस तरह के वेक्टर्स मौजूद रहते हैं। लार्वा अंडरगोज टू ये लार्वाज जो रहते हैं ये इनके गट में मौजूद रहते हैं, इन छोटे छोटे वेक्टर्स के। उन छोटे वेक्टर्स को या तो मछली खाती है या तो पानी के साथ जो है वो पीने के दौरान जो है ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं। और छोटे छोटे जो लोअर एनिमल है जैसे मछलियाँ वगैरह हैं उनको भी जो है ये जो बड़े जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि भालू है, भेड़िया है या कुत्ता वगैरह, वो भी खाते हैं। तो ना सिर्फ ये जो ड्रैंकनक्यूलस जो है वो ना सिर्फ जो है ह्यूमन को बल्कि और भी दूसरे वर्टिब्रेट्स को संक्रमित करने का काम करता है। ना सिर्फ ह्यूमन में होता है बल्कि दूसरे वाइल्ड एनिमल में भी ये बीमारी होती है। तो जैसे ही, आइए मैं इसके नोट्स के बारे में बता दूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। पीने के पानी में उपस्थित कोपेपोड्स या संक्रमित जो साइक्लोप्स के कारण ही यह संक्रमण होता है। पीने के पानी के साथ जब कोपेपोड्स या साइक्लोप्स को अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है तब इस साइक्लोप्स से बहुत सारे ड्रैंकनक्यूलस मेडिनेंसिस के लार्वा आंतों में रिलीज हो जाते हैं। जब यह लार्वा आंत की दीवार को पेनिट्रेट करते हुए कनेक्टिव टिश्यू में विकसित हो जाते हैं। एडल्ट फीमेल ड्रैंकनक्यूलस मेडिनेंसिस मेल से फर्टिलाइज्ड होकर मुख्यतः लोअर लिम्ब के यानी कि पैरों के सबक्यूटेनियस टिश्यू में माइग्रेट करती हैं, जबकि मेल फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट हो जाता है। त्वचा के नीचे उपस्थित फीमेल ड्रैंकनक्यूलस के एंटीरियर एंड के पास ही होस्ट के स्किन में एक पेप्यूल का निर्माण होता है। इस पेप्यूल को मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी एक तरह का लाइफ साइकिल है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर। ये पेप्यूल आप देख सकते हैं इस पहले नंबर के पेज पे, पिक्चर पे आप देख सकते हैं ये पेप्यूल है। और बाद में ये छोटा सा पेप्यूल रहता है। अभी तो ये दिख रहा है जो है वो है ब्लिस्टर। एक्चुअली में पेप्यूल यानी फुंसी जैसी संरचना होती है और वो ब्लिस्टर होता है। फिर बाद में इस तरह का ब्लिस्टर दिखने लगता है और वो ब्लिस्टर जो है फटने के बाद जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसमें बहुत सारे लार्वा इस तरह के निकलते हैं। और उस ब्लिस्टर में फूटने के बाद जो है बहुत सारे एडल्ट वर्म को आसानी से निकाला भी जा सकता है, न सिर्फ ह्यूमन के बॉडी पार्ट से बल्कि एनिमल के बॉडी पार्ट से भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉग के पैर का पिक्चर है जहाँ पर ये
जो वर्म है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ब्लिस्टर से। ब्लिस्टर के फट जाने के बाद जो अल्सर प्रोड्यूस होता है वहाँ से ये लार्वा निकलते हुए दिखाई देता है। तो मैं कहाँ था, मैं आइए पीछे चलते हैं अपन। लाइफ साइकिल में था, दो तरह के लाइफ साइकिल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा लाइफ साइकिल बताया गया है कि ये जो है जो लार्वा जो थर्ड स्टेज में रहते हैं उस वेक्टर के पेट में रहते हैं, जिस वेक्टर को पानी के साथ हम पी लेते हैं तो वो लार्वा रिलीज़ हो जाते हैं ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में रिलीज़ होने के बाद वो धीरे धीरे पैरों की सब क्यूटेनियस टिश्यू में चले जाते हैं, त्वचा के नीचे मौजूद रहते हैं और ख़ास तौर से पैरों की सब क्यूटेनियस टिश्यू को ही संक्रमित करते हैं। और फिर ये पैरों की जो सब क्यूटेनियस टिश्यू है, जब पैर फिर से पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो इस जगह से जहाँ पर ब्लिस्टर बना हुआ है, जहाँ पर ये वर्म मौजूद है, फिर वो जो मदर जो क्या कहना चाहिए फीमेल वर्म है, जैसे ही पैरों के अंदर त्वचा के नीचे मौजूद रहती है, जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आती है तो बहुत सारे लार्वा को छोड़ देती है और फिर से वो लार्वा जो है पानी में चले जाते हैं और उस लार्वा को फिर से ये वाटर फ्ली जो है साइक्लोप्स जिसको बोल रहे हैं वो इंगल्फ कर लेते हैं और उस लार्वा को फिर से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पिया जाता है तो पानी के साथ, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो त्वचा के नीचे उपस्थित जो फीमेल ड्रैंकनकुलस के एंटीरियर एंड के पास होस्ट के स्किन में ही एक पेप्यूल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेप्यूल का निर्माण हो जाता है। त्वचा के इस स्थान के पानी के संपर्क में आने के बाद फीमेल ड्रैंकनकुलस अपने यूट्रस से बहुत सारे लार्वा को छोड़ती है। पानी में छोड़े गए इन लार्वा को साइक्लोप्स या कोपेपोड्स के द्वारा निगल लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर पैरों से बहुत सारे लार्वा डिस्चार्ज हुए, उसको कोपेपोड के द्वारा या वाटर फ्ली के द्वारा फिर से निगल लिया जाता है तथा निगले गए यह लार्वा कोपेपोड्स के गट में संक्रमित रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो लार्वा, और कोपेपोड्स को पानी के साथ निगलने पर यह दूसरे स्वस्थ मनुष्य को फिर से प्रभावित करते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता है। ओके, अब देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो ज़्यादा कुछ खास इसकी मॉर्फोलॉजी नहीं है, मैं बता देता हूँ कि ये जो वर्म है, एक्चुअली में ये वर्म है जो एडल्ट वर्म है, उनकी लंबाई 25 मिलीमीटर होती है मेल की लंबाई 25 मिलीमीटर, जबकि फीमेल की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, 1 मीटर तक इसकी फीमेल की लंबाई होती है और दिखने में ये वाइट और क्रीमी नज़र आते हैं। जबकि इसके लार्वा जो है छोटे होते हैं, यानी कि 500 माइक्रोन मीटर की लंबाई होती है। इनका जो टेल होता है, या तो इनका टेल जो होता है पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, और बहुत ज़्यादा लार्वा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवली मोटाइल होते हैं। क्लिनिकल डिजीज़ में देखें तो फीमेल वर्म जो है उसके द्वारा जो है पेन, एलर्जिक रिएक्शन लाइक आर्टिकारियल रेसेस यानी कि पित्ती उच्छलना जिसको कहते हैं, नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया और अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यह सभी संक्रमण ब्लिस्टर के उभरने से पहले उभर आते हैं। जैसे शरीर में यहाँ पर जो ब्लिस्टर उभरा हुआ है उससे पहले ये सभी संक्रमण आते हैं, यानी कि उसको मितली होगी, उल्टी होगी, दस्त होंगे, अस्थमा की शिकायत आएगी। इस ब्लिस्टर से पूरी तरह से वर्म को निकलने के बाद ब्लिस्टर स्वतः ही भर जाता है। जैसे कि यहाँ पर से ब्लिस्टर से वर्म को खींचकर बाहर निकाला जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर का जो अल्सर है या ब्लिस्टर वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन इस वर्म को निकालते समय अगर वर्म का कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा टूट गया, आधा हिस्सा निकल गया, तब जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तब जो है सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उत्पन्न होता है। ब्लिस्टर के स्थान से द्वितीयक संक्रमण के रूप में जो है आर्थराइटिस, साइनोवाइटिस तथा कभी कभी टिटनस होने की संभावना रहती है। अर्थात ये जो वर्म का जो आधा टुकड़ा है वो लोअर लिम्ब में रहकर जो है जॉइंट में पेन उत्पन्न कर सकता है, और साइनोवाइटिस यानी कि जो है जॉइंट के साइनुअल फ्लूइड या साइनुअल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे मरीज को बहुत ज़्यादा पैर के जोड़ों में सूजन रहेगी और बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह रहेगा, और कभी कभी टिटनेस होने की भी संभावना रहती है इसमें, क्योंकि ब्लिस्टर फूटने के बाद जो है अल्सर प्रोड्यूस कर लेता है और अल्सर खुला हुआ रहता है, जहाँ से टिटनेस के स्पोर्स आसानी से जो है अंदर जा सकते हैं।
सो इट इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल डिजीजेस। आइए अब बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। ब्लिस्टर को ओपन कर हम फीमेल वर्म के होने की पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिस्टर को ओपन करके यहाँ पर फीमेल वर्म को खींचकर बाहर निकाला जा रहा है, अर्थात इसकी उपस्थिति से हमको पता चल जाता है। वैसे भी मरीज के जो ब्लिस्टर्स वगैरह हैं, अल्सर से ये जो वर्म है वो झांकते हुए नज़र आ सकते हैं हमको, जिसके होने पर हमको समझ में आ जाता है कि ये ड्रैंकनकुलस का ही इन्फेक्शन है। और दूसरे तरीके का जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो है त्वचा में उपस्थित ब्लिस्टर पर जब पानी के संपर्क में आता है तब लार्वा डिस्चार्ज होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लिस्टर को पानी की कुछ बूंदों से ढक देते हैं, फिर पास्चर पिपेट की सहायता से ब्लिस्टर में उपस्थित पानी को लेकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब हमको कुछ कॉइल्ड और अनकॉइल्ड लार्वा कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। तो यही दो तरीके हैं। एक तो हमको डायरेक्ट उस ब्लिस्टर पर नज़र रखनी होगी जहाँ पर से ये लार्वा एडल्ट जो फीमेल वर्म है वो दिखाई देती है, और हम उस जगह पर, ये ब्लिस्टर की जगह पर अगर हम पानी डालेंगे तो ये एडल्ट फीमेल वर्म जो है बहुत सारे लार्वा को डिस्चार्ज करेगी, जिस लार्वा को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ वो हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। इट इज़ ऑल अबाउट द गिनिया वर्म और ड्रैंकनकुलस मेडिनेंसिस। थैंक यू।